हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है मेरे दोस्तों जब ठान लिया जाता है। स्वागत है बच्चों आप सभी का CL करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे लेक्चर, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी तैयार हो जाओ, पेन कॉपी लेके, है ना। शुरू करें अपना अध्याय। अध्याय तो नहीं कहेंगे, है ना, पार्ट भी नहीं कहेंगे, अध्याय का भी सब टॉपिक है, वो है ये। चलो, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेली लाइफ में तो हम इसको एज अ सिनोनिम यूज़ करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखना क्या होता है सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यार तुम्हें आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद है? क्या होता था उसमें भाई, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे आप, मतलब एक तो था कि इलेक्ट्रॉन निकाल देते थे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती थी। अब जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, उस समय जो एनर्जी लगेगी उसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कंडीशन ये है कि जो आपका एटम होना चाहिए वो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखना आप ध्यान से, क्या है सर ये? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, it is the amount of energy required to add an extra electron। कहाँ पे बच्चों? in valence shell of an isolated gaseous एटम। आ रही बात समझ में? साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, इसलिए मोस्टली चीज़ मैं यहीं लिखवाता हूँ। ठीक है, एक बार समझा दिया आपको, लिख लिया, ठीक, तो 2 सेंसरी ऑर्गन आपके काम कर गए, ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा। ठीक है, ये माइक ना निकल रहा है, इसको चलो आ रही है वॉइस। ठीक है, अब सर ये एनर्जी होगी कैसी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो देखो आप, जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, देखना जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? नेगेटिव चार्ज बन जाएगा ना, एनाइन बन जाएगा। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम था जो कि अब क्या बन जाएगा? एनायन। तो सर एनाइन बनने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? भाई मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी पॉकेट बनी थी, जब आप निकाल रहे थे उसकी पॉकेट बनी, तो खुद से नहीं दे रहा था, तो फिर आपने क्या किया? आपने वर्क किया, आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई, उसकी बढ़ गई, क्योंकि एनर्जी ना तो बनती है ना बिगड़ती है। तो जो आपकी एनर्जी यूज़ हुई वो किसको मिल गई? वो मिल गई एटम को या आपका जो भी पार्टिकल था। तो उसी तरीके से जब क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो आपका काम नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही चाहता है यार पॉकेट मनी अगर आ जाएगी तो इंसान खुद ही एफर्ट करेगा ना उसके लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इसके लिए कौन एफर्ट करेगा? इसके लिए एफर्ट करेगा खुद एटम। और जब ऐसा होगा बच्चों, ठीक है, तो ये कैसा आएगा? ये आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, चलो देन देखना फिर अगेन सक्सेसिव एंथैल्पी कैसी होगी सर? अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है, अब जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराने जा रहे हो वो कहाँ पे करा रहे हो बताओ? तो ज़रा इसको सही कर लेते हैं, बताओ। अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? पॉजिटिव मतलब न्यूट्रल एटम में, या पॉजिटिव आयन में, या नेगेटिव आयन में? बताओ। यहाँ पे जो ऐड हो रहा है देखो ये कैसा है? एनायन है ना, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव चार्ज। और दूसरी नेगेटिवली चार्ज चीज़ आप वहाँ पे भेज रहे हो, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, और फिर जो एनायन बनेगा बच्चों, ठीक है, उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा, एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि जो
सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती हैं वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, पहली वाली भले ही नेगेटिव थी, उसके बाद वाली क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। बताओ, इतनी बात क्लियर है? ठीक। सर आप इन दोनों वर्ड में मतलब बताने वाले थे। हाँ यार बताएंगे। देखो यहाँ कहीं से लाइन अगर आती तो थी, यहाँ से आती थी ना। चलो अभी अगले में ट्राई करेंगे। देखो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो ज़्यादा होती है किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, है ना। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा। सर कितनी ज़्यादा होती है यार, ये जो होती है ना ये लगभग बराबर होती है -5/2 RT टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड जो है वो -5/2 RT टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जहाँ पे बच्चों R क्या है पता ही है आपको, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है सर, T टेम्परेचर है बेटा, केल्विन में है। ठीक है, T जो है वो टेम्परेचर है केल्विन में। ठीक है, बाकी Eg आपको पता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Eg क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और Ea क्या है बच्चों, Ea जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बताओ, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें सारे टर्म क्लियर हो गए? हो गए तो नोट कर लो जल्दी से। एसी ऑन कर देना सर। बताओ, ठीक है एसी ऑन करवा लिया है ना, इसका डिवाइस की हीटिंग होती है तो फिर छाप लो जल्दी से, हट गया लो। चलो जी, लिख लिया होगा है ना। आगे बात करें, अभी ऑन नहीं हुआ। चलो क्या बात करोगे सर आगे आप? अब बात करेंगे यार किन किन फैक्टर्स पे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, और एक निमोनिक भी हम लेके आए हैं आपके लिए, जो कि क्या है, आइस। देखो लिखा भी है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद क्या लिखा है, आइस लिखा है। तो इस आइस का मतलब क्या है यहाँ पे देखना जरा। दो मिनट तो नहीं, 1 मिनट रुको, अभी मैटर शांत हो जाएगा, मतलब लाइट आ जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑटो करके देखें कुछ दिखता है क्या।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटा, है ना। चलो, कम बैक इज स्ट्रॉन्गर देन सेट बैक, ठीक है। आ जाओ, बात किस पे चल रही थी? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि किन किन फैक्टर से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक। और कैमरे की सेटिंग्स अब सही दिख रहा है ना, ठीक। क्या लिखा है सर निमोनिक? आपने निमोनिक लिखा है बेटा आइज़, है ना। जो निमोनिक है अपने पास वो क्या है? आइज़ है। जैसा कि आपको पता है कैपिटल लेटर्स का रोल होता है अपने निमोनिक में, है ना। अपने निमोनिक में क्या होता है? कैपिटल लेटर्स का रोल होता है। तो सर ये ई से क्या मतलब है? ई से मतलब है यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई तो आप मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड होगा? होने को तो सर कुछ भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट क्या है? जब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले से स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताती क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में। तो अगर वो कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होना ही नहीं चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड होना नहीं चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं बेटा जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। मतलब नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, देख लो आप इसको, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहेगा। देन अगेन ही किसके लिए है सर? देन अगेन ही है बेटा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सब शेल्स। जैसे कि सबसे ज़्यादा एस सबशेल जो है न्यूक्लियस के पास होता है, या इसको मैं कहूँ पेनिट्रेशन पावर, है ना। इसको सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? पेनिट्रेशन पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सबसेल्स को अगर हम कहें पेनिट्रेशन पावर, या है ना पेनिट्रेशन टेंडेंसी है, तो वो ऑर्डर क्या होगा? देखो आप, पेनिट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर ये बात तो कुछ कुछ समझ भी आती है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है ना एस सबशेल में तो उससे फ़ायदा है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्या है? ज़्यादा पास है, तो उसको न्यूक्लियस का अच्छा खासा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा। तो क्या ऑर्डर होता है सर पेनिट्रेशन का? भाई सबसे अच्छा एस में पेनिट्रेशन होता है, देन पी में, देन डी में, और फिर एफ में। ये डिसाइड हुआ है ड्यू टू देयर, है ना, एक्सटेंट टू विच दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियस। देन अगेन ही आ गया सर, कितनी बार लाओगे ये आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है। देन अगेन ही किसको डिनोट कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। क्या होता है सर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, बताओ, रिवाइज तो कर ही रहे होगे ना सर। वो बचा कुचा चार्ज जो बाहर तक पहुंचता था। अब ज़्यादा चार्ज बाहर पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहेगा कि नहीं, बताओ। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा पहुंचेगा बाहर तक तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहेगा, उसे स्टेबिलिटी मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन एस का क्या मतलब है सर? एस का मतलब कह लो यार साइज़ ही बचता है अब, है ना। एस यहाँ पे क्या स्टैंड करता है? साइज़ के लिए। अगर साइज़ एटम का बड़ा है तो ऑब्वियस है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा उसको कम स्टेबिलिटी मिलेगी। तो साइज़ के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताओ लास्ट एस किसके लिए है सर? है ना, लास्ट बचता है फिर आपका स्क्रीनिंग के लिए। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है फिर वो ऐड उस जगह नहीं होना चाहेगा, तो चार्ज कम पहुंचेगा वहाँ तक। बताओ ये सारे फैक्टर क्लियर हैं आपको? देख लो एक बार, नोट कर लो, चेक कर लेते हैं कोई मिस तो नहीं हुआ है। लिख लो जल्दी से। हाँ यही सब चीज़ें कवर हो गई हैं आपकी, ठीक। बढ़ें आगे, बताओ। चलो फिर
नोट कर लिया होगा, और ऑटो मोड में सही दिख रहा है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, देखो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड। लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करेंगे सर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरीके से वेरी करेगी। देखो अभी तो आपने फैक्टर पढ़े थे, पहले मैं सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ आपके लिए सेकंड पीरियड के। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, नियॉन। ये क्या है आपके, ये सेकंड पीरियड के सर सारे एलिमेंट्स हैं। बताओ अब इनको लगाना है हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में। अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं, है ना, जनरली अगर मैं बात करूं तो जनरल टर्म्स में क्या होगा, जनरली तो इंक्रीज होनी चाहिए, जनरली इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जाने पे ये जनरली क्या होती है बच्चों, इंक्रीज। बहुत सारे रीज़न है सर, साइज़ कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बट जो एबनॉर्मलिटी आती है वो किन किन चीज़ों में आती है देखना आप। एक तो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है नियॉन में। रीज़न क्या है सर, यार नियॉन की कन्फिग्रेशन लिखो आप, 1s2 2s2 2p6। देखो ये क्या है, ये रही सर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा। तो यही रीज़न है कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मतलब ये खुद से वर्क नहीं करके इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करवाता है। देन और आ जाओ आप नाइट्रोजन पे, 7 होता है बेटा, 1s2 2s2, है ना, और क्या बचा 2p3। यहाँ पे क्या है, ये जो है स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, ये क्या है, स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है। साथ में ये स्टेबल फुल फिल्ड भी है और नोबल गैस कन्फिग्रेशन है इसकी, ठीक है, दोनों बातें हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी है। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना है ना। इधर आ जाओ, बेरिलियम पे 4 होता है, हाँ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। 1s2 2s2 सर है तो ये भी फुली फिल्ड, दो फुली फिल्ड हैं, कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, खुद देख लो आप, खुद देख लो ना। एक है नोबल गैस कन्फिग्रेशन, एक है फुल फिल्ड तो है बट नॉन नोबल गैस है। तो नोबल गैस में ऑब्वियस है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो नियॉन तो बिल्कुल ही जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड कराना ही नहीं चाहेगा, ठीक है, नियॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कराना चाहेगा। उसके बाद आता है बेरिलियम, देन नाइट्रोजन। अब आप बाकी में फैसला कर लो, ये मैंने पहले ही अलग कर दिए, रीज़न मैंने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब क्या बचता है सर, फिर सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रॉन ऐड कराने की टेंडेंसी रखेगा, वो है फ्लोरीन। फिर देखो ऑक्सीजन और कार्बन में, ऑक्सीजन है ना, फिर कार्बन, और बताओ सर और कौन रह गया, अब रह गया आपका बोरॉन और लिथियम, है ना। इसमें देखो आप फिर आ जाएगा बोरॉन, क्योंकि इलेक्ट्रो वो एडजेसेंट में लगता है पेनिट्रेशन का, और देन कौन आ जाएगा, लिथियम। तो ये है बेटा सेकंड पीरियड में किसका ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। बताओ समझ आ गई बात। लेफ़्ट टू राइट जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सर बढ़नी चाहिए, बट बीच में कुछ एबनॉर्मेलिटी है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। करो नोट इसको, तब तक जलपान कर लें, पान नहीं मतलब जल। चलो फिर ऐसे ही हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन ग्रुप में। ग्रुप में क्या होना चाहिए सर, है ना, ग्रुप में क्या होना चाहिए, तुम बताओ यार ग्रुप में क्या होना चाहिए। सर ग्रुप में जो है ना कि मतलब होता ये है कि साइज़ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन आएगा, स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी उसको, ठीक। तो जनरली आप ये कह सकते हो सर, जनरली इट डिक्रीजेस
कहाँ से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जनरली ये क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर सर गड़बड़ कहाँ आती है, गड़बड़ आती है बेटा ग्रुप 17 को ज़रा ध्यान से देखना आप। अब जब गड़बड़ की बात कर ही ली है तो चर्चा कर ही लेते हैं उस पर। ग्रुप 17 में कौन कौन लोग आते हैं सर, फ्लोरीन आते हैं आपके, फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी जी को हमने किया नमस्ते। चलो बताओ फिर क्या ऑर्डर रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। सर देखने में तो यही लगता है, जनरली आपने बताया था टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ठीक है। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। जब आप साइज पे देखोगे ना, साइज को देखोगे और फ्लोरीन का, फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो ऐड हो रहा है आपका 2p5 में, और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहाँ होगा सर, वो होगा 3p5 में। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही हैं, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब पहले से छोटी सी जगह पे 2s और 3s में किसका साइज बड़ा होगा, 3s का। है दोनों जगह 5 इलेक्ट्रॉन, तो जब 2s में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या करता है, ग्रेटर रिपल्शन फील करता है एज कम्पेयर टू 3s। होगी 3s में भी, ये नहीं कह रहे हैं, बट क्यों इलेक्ट्रॉन आ रहा है और पहले से इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो नेगेटिव में रिपल्शन तो तय है सर। लेकिन बात हो रही है कम ज़्यादा की, तो ज़्यादा होगा 2s के केस में, यानी कि फ्लोरीन के केस में। तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एबिलिटी है वो क्लोरीन की ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। बाकी सब कहानी वही चलेगी, ठीक। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा सर, देखो आप यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो आएगा क्लोरीन देन फ्लोरीन, फिर आप साइज वाला लगा लो सर, है ना। फिर आ जाएगा कौन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन एंटीमनी, ठीक है। क्यों आया ये ऑर्डर, समझ आ रहा है आपको, ठीक। ये ऑर्डर आने का रीजन क्या है, चला तो है, चल गया, चलो। ऑर्डर आने का रीजन है सर फ्लोरीन का साइज जो है छोटा है, ठीक। देखो आप इसका रीजन क्या है सर, इनका इस ऑर्डर के आने का रीजन बता दो आप। देखो दिख तो रहा है ना ये, ठीक। इसका रीजन है बेटा ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील ग्रेटर रिपल्शन, ये रीज़न है। फिर धीरे धीरे फिर जो है साइज एडजेसेंट में ही लगता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का फैक्टर। फिर लेटर ऑन आपका जो साइज का फैक्टर है उसी से आप डिसाइड करोगे, बताओ। सेम कहानी देखने को मिलती है हमें ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 में जो ऑर्डर आता है उसमें ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है, ये देखना आप। उसमें ये जो ऑक्सीजन है ना ये सबसे लास्ट में। सर यहाँ क्या दिक्कत आ गई यार, वही दिक्कत है, साइज छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, ठीक है। तो से यहाँ पे भी सेम रीज़न है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील रिपल्शन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या फील करते हैं, रिपल्शन फील करते हैं। सेम ट्रेंड आपको 14-15 ग्रुप में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलर एबनॉर्मेलिटी इज ऑब्जर्व्ड, कहाँ पे, इज ऑब्जर्व्ड इन ग्रुप 14-15 ना ऑल्सो। रीज़न सेम है। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं, जनरली सर आप ये कह सकते हो कि जो है ना, दिख रहा है ये कलर,
ठीक, जनरली आप ये कह सकते हो कि जो थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाती है सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ऑफ सेम ग्रुप। बात कब होनी चाहिए? सेम ग्रुप के केस में, ठीक है। ऐसा ना हो दूसरे ग्रुप वाले के साथ कंपेयर करा रहे हो, बताओ, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है आपको? चलो, तो ग्रुप का भी हमने वेरिएशन देख लिया। ध्यान रखना बेटा, इस चीज़ पे बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है और हम साइज़ के बेसिस पे लगाए आते हैं। कुछ नहीं तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ही ग्रुप के सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती है। आ जाओ फिर, अब क्या है सर? नोट, हाँ, बोमन ईरानी लो, निमोनिक की भरमार। देखो क्या मतलब है यहाँ पे बोमन ईरानी का? सर यार B स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, M का मतलब क्या है यहाँ पे? बेटा मांगे, है ना, सेकंड पीरियड की बात चल रही है ना। बोमन ईरानी, M से क्या होगा? मैग्नीशियम, N से क्या होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। इनकी क्या होती है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। एक बार और चेक कर लें इसमें, निमोनिक, हाँ इन्हीं के लिए है। और हाँ, I से क्या है? इनर्ट गैसेस। इन सारे एलिमेंट्स की बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, है ना, नाइट्रोजन की और इनर्ट गैसेस की। बताओ, आ रही है बात समझ में? ठीक है, नोट कर लेना इसको भी। आगे देखो आप, क्वेश्चन है बेटा जो रिसेंट ईयर में आए हुए हैं। चलो, मेरा काम ख़त्म हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, आपका शुरू हो गया है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, है ना। चलो, बॉल आपके कोर्ट में आ चुकी है, अब आप कैसे रिटर्न करोगे इसको? Difference between electron gain enthalpy will be maximum between सर नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, अभी अभी आप बता के आए हो, वो पॉजिटिव होती है। और दूसरे ऑप्शन में फ्लोरीन और क्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और ये नेगेटिव, ठीक। तो देखो आप, आर्गन नियॉन, ठीक है। और इधर क्या होगा सर? इधर जो है वो आर्गन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, साइज छोटा है, ठीक है। बताओ फिर आप कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसमें? देखो, इनर्ट गैसेस, फ्लोरीन क्लोरीन में तो तय है क्लोरीन होगा, है ना। तो ये तो हटा ही दो आप, फ्लोरीन वाले तो। इन दोनों में चेक कर लो, आर्गन और नियॉन। आर्गन और नियॉन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? बताओ। चेक कर लिया जाए, आप लोग बताओ तब तक। क्वेश्चन तो सही है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू बता दें आपको? देखो, आर्गन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो +96 है और नियॉन की कितनी है? +116। अब इसको आप फिज़िकली समझना, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं होती है ना तो हमारे पास सर कोई प्रूफ नहीं होता, आप जो बोलोगे हमें मानना पड़ेगा। अब मैंने वैल्यूज़ आपको बता दिया, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आप बताओ। आर्गन का साइज़ जो है वो छोटा होगा कि नहीं होगा? बताओ। साइज़ जो है वो स्मॉलर है नहीं ना? और नहीं, इसका साइज़ जो है वो बड़ा है सर इसके कंपैरिजन में, है ना। साइज़ जो है इसका बड़ा है और इसका साइज़ छोटा है, तो होगा क्या? बताओ आप मुझे यहाँ पे।
होगा ये कि छोटा साइज़ है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा ना, जैसा कि हमने पिछले ग्रुप्स में बताया था। और थर्ड पीरियड वालों की अपने ही ग्रुप के सेकंड पीरियड वालों से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, यानी कि नियॉन की ज़्यादा है, तो नियॉन और क्लोरीन इज़ द राइट आंसर। इसी बार क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। वो जो मैंने पहले आपको स्टार पॉइंट लिखवाया था कि थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है अपने सेकंड पीरियड वालों से, बट वही अप्लाई हो रहा है, इसी बार का है, ठीक है। और देखो आप, इनर्ट गैसेज है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर इज, देखो इनर्ट गैसेज पे कितना जोर दिया जा रहा है। अभी तो मैंने आपको बताया था क्या, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। सबकी वैल्यू लिख दूं एक बार, फिर आपको समझा देंगे। देखो +48, +116, +96, दोनों की 96, और जेनॉन की है 77। रेडॉन की भी देख ही लो एक बार, +68। अब देखो आप, अब पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बनाओ। ये तो भाई साहब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट है, ये कभी नहीं बदलेगा। हाँ सर, आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो वो चीज़ बदल सकती है, उस चीज़ में क्या है, चेंज हो सकता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली डराइव्ड डाटा है वो कभी चेंज नहीं होगा। चेक करो इन वैल्यूज़ से और आंसर तो आ जाएगा, लेकिन सर हम कैसे ध्यान रखेंगे, हम कैसे ध्यान रखेंगे ये बताओ आप। देखो हर जगह जो इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल में ऐड होगा, जितनी भी ये है ना यहाँ पे नोबल गैसेस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा ये किस जगह होगा, इलेक्ट्रॉन एडिशन टू p ऑर्बिटल। बट जब आप बात करोगे हीलियम की, तो हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा वो हो रहा है s ऑर्बिटल में, तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ना, है ना, रिलीफ महसूस करेगा, क्योंकि वो जहाँ ऐड होने जा रहा है वो ऑर्बिटल कौन सी है, s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो बेनिफिशियल है, तो इसीलिए वो काम कराने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, हीलियम की, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। और सबसे ज़्यादा किसकी है, नियॉन की। रीज़न आपको पता है, रीज़न आपको पता है, स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, है कि नहीं, ठीक है सर। तो फिर देख लो ऑप्शन, हीलियम सबसे कम, नियॉन सबसे ज़्यादा, तीनों इन, ये भी नहीं है सर, इसको भी हटाओ। अब देखो इधर, अब ये दोनों ऑप्शन बच रहे हैं, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ठीक है। तो फिर अब नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, क्रिप्टॉन की ज़्यादा, जेनॉन की कम, तो ये ऑर्डर आ जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ग्रुप 18 देखो 2 क्वेश्चन आए अभी तक हमने किए 23 के, और दोनों में क्या है, दोनों में ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना नोबल गैसेस के लिए, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, एक्सेप्ट हीलियम, बिकॉज हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, s ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है, बाकी सब जगह p ऑर्बिटल में, ठीक है। क्वेश्चन भी नोट कर रहे होगे, अच्छी बात है, कलेक्शन हो जाएगा टॉपिक वाइज। ये देखो आप, यहाँ वैल्यूज़ भी दे रखी है इन्होंने, ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलरियम एंड पोलोनियम इज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लगाना है बच्चों, लगा दो यार। देखो ये लोग कौन है, उस स्टाइल से टीपो, सर ये तो ग्रुप 16 के लोग हैं, और ये कौन है, ग्रुप 17 के। तो ऑब्वियस है सर, 16 और 17 में तो 17 की ज़्यादा होगी, और 17 में भी फ्लोरीन, क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा होगी, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन। अब इनकी चेक कर लो, टेलरियम और पोलोनियम, नीचे आते समय साइज़ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, टेलरियम की ज़्यादा, पोलोनियम की कम। सबसे ज़्यादा क्लोरीन, सबसे ज़्यादा क्लोरीन एक ही जगह है सर, वो कहाँ है, बी ऑप्शन में, और कहीं नहीं है। क्लोरीन से ही आंसर आ गया, लेकिन मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए, देख लो आप, नोट करते हुए चलना, टॉपिक वाइज PYQ भी इकट्ठे हो रहे हैं बेटा, ठीक है। और देखो, when the first electron gain enthalpy of oxygen is
-141 किलोजूल पर मोल, इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। सर ये तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का केस है, और आपने थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में ही पढ़ाया था कि जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वहाँ पे सिस्टम यानी कि एटम जो है वो खुद वर्क करता है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये क्या होगी? अ पॉजिटिव वैल्यू। बी इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द क्वेश्चन which has come in 2019 JEE मेंस एग्जाम। आ जाओ देखो, which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy। अरे कितनी बार लगवाओगे सर, AIPMT का है देखो। चलो, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, वही बात है सर, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन आपने बताया ही था सर। इधर जाने पे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती है। फिर इधर आपने ये भी बता रखा है कि थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी सेकंड पीरियड वाले है ना एलिमेंट के लिए, बस शर्त ये है कि दोनों जो हो वो सेम ग्रुप के हों, जैसे कि यहाँ है। तो इसमें तो ग्रुप 17 की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन, उसमें भी किसकी ज़्यादा होगी? क्लोरीन की, है ना। इधर फ्लोरीन की, इधर सल्फर की। तो ऑर्डर क्या आएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, OSFCl। OSFCl, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, AIPMT में पूछा हुआ है पहले, फिर भी PMT में सही क्वेश्चन रहा नीट में। चलो अब देखो सिलेबस चेंज हुआ है, देखते हैं। पेपर का वही रहेगा, तुम सोचो कहीं है ना हुआ बना दे, ये डिफिकल्ट कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे समझाएं इसको, है ना, कैसे बताएं तुम्हें कि क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं, टग ऑफ वॉर चल रहा है। ठीक है, दो टीम्स हैं, तो होता क्या है ना कि होता ये है कि एक मार्क होता है रस्सी में, और दिखाई देते हैं आपको बना के, देखो कुछ इस तरीके से कहानी रहती है। ये रही A और B टीम, यहाँ पे एक मार्क होता है, एक मार्क यहाँ होता है। कुछ अलग कलर का बना दो सर, कुछ अलग कलर का बना दो। ये दिख रहा है क्या? ये मार्क दिख रहा है? ठीक है, तो ये मार्क है। ये मार्क जिस भी तरफ को लाइन को क्रॉस कर गया वो टीम क्या हो जाती है? विनर। चल रही है टग ऑफ वॉर, रस्सा खींच का गेम। तो ये वाला किसकी तरफ को आएगा आप बताओ मुझे? सर ये वाला उसकी तरफ को आएगा जिसके टीम मेंबर ज़्यादा पावरफुल होंगे और रस्सी को जो है अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक, तो कुछ देर बाद आपको क्या आलम देखने को मिलेगा? अगर मैंने कहा ठीक है ए टीम की पावर ज़्यादा है, तो कुछ देर बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि ग्रीन वाला पोर्शन कहाँ आ चुका है? इधर को आ चुका है। तो इसका मतलब क्या? ए की पावर ज़्यादा है। या फिर ये भी तो हो सकता है सर, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कहाँ मिल जाए? बी की तरफ को मिल जाए। इसका मतलब बी की पावर क्या है? ज़्यादा है। तो सेम कहानी आप समझो, सेम कहानी समझो आप एटम के केस में। ठीक है, सेम कहानी कहाँ समझो? एटम के केस में ए और बी दो एटम हैं, अब टीम मेंबर्स की बजाय, टीम के बजाय। और ये जो बॉन्ड है ना, ठीक है, ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड है रस्सी आपकी, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? मार्क। ठीक, ए और बी एटम यानी कि हमारी टीम, उनके बीच में बॉन्ड यानी कि हमारी रस्सी, और वो दो जो इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से वो बॉन्ड बना है वो हमारा मार्क है, जिससे हम विनर डिसाइड करेंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही तरफ को आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को आ गए, तो हम कहेंगे ए विनर है, मतलब एक ही पावर ज़्यादा है। भाई यही पावर किसी एटम की कोवेलेंट बॉन्ड में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की जो होती है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ गया आपको क्या है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक ही ज़्यादा है,
तो होगा क्या, तो होगा ये सर, ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ को आ जाएंगे, ए की तरफ को, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा हुई तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को आ जाएंगे, बी की तरफ को आ जाएंगे, और बी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ नेगेटिव आता है, जहाँ से जाते हैं वहाँ पॉजिटिव आ जाता है। तो अब आपको समझ आ गया क्या है, ठीक, क्या है खेल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, बताओ, है ही नहीं इसमें वो मार्क। चल, तो क्या डेफिनेशन बनेगी बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इट इज़ द टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी है किसकी, एटम की, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किस काम के लिए सर, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, कहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड में, अपनी तरफ, टूवर्ड्स इटसेल्फ, उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हो, समझ आ गया। और फोन, कौन, फोन दुनिया के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फोन है, कौन है, फोन है, ठीक है, नोट कर लो। देन हम बात करेंगे फिर इस पे आगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझ तो आ ही गया, किसी भी एटम की सर टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कराने की, ठीक है सर। देन किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, फैक्टर्स नहीं दिए हैं क्या, यहाँ दे रखे हैं। चलो पहले हम बात कर लेते हैं स्केल्स की, है ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के स्केल क्या क्या हैं, दोनों एक साथ दे दिए इन्होंने। पहले हम बात करेंगे किस पे, पॉलिंग स्केल पे, ठीक। हम पढ़ने जा रहे हैं स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और है ना, कलर दिख रहा है, ये देखिएगा, स्केल्स, राइटिंग को क्या हो गया सर आपकी, ऐसी तो थी सर, है ना, स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब हम उन स्केल्स पे बात करेंगे जिसकी हेल्प से आप क्या मेज़र कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप मेज़र कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कर लो सर बात इन पे। पहला है बेटा पॉलिंग स्केल, है ना, पहला स्केल कौन सा है इसमें, पॉलिंग स्केल है। क्या होता है सर पॉलिंग स्केल, ये बेस्ड है थर्मोडायनामिक या थर्मोकेमिकल डाटा पे, ठीक है। जो पॉलिंग स्केल है वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन थर्मोकेमिकल डाटा। ये किस पे बेस्ड है बच्चों, थर्मोकेमिकल डाटा पे बेस्ड है। सर कैसे मेज़र करते हो इसको, देखो सपोज करो ये दो एटम हैं, ए मतलब मॉलिक्यूल है A2, और इसने कंबाइन किया B2 के साथ और एक नया मॉलिक्यूल बन गया AB, ठीक है। तो यहाँ पे A और B के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, काई A माइनस काई B क्या होगा, वो होगा बच्चों 0.208 अंडर रूट डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है सर, वेयर, जो डेल्टा है बेटा वो है एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा क्या है, एनर्जी का डिफरेंस इन किलो कैलोरी पर मोल। सर किसकी एनर्जी का डिफरेंस, भाई ये जो ए बी का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगेगी माइनस अंडर रूट ऑफ जो ए का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगेगी मल्टीप्लाई बाय एनर्जी जो बी का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगेगी। तो डेल्टा क्या है समझ आ गया, ठीक है। पॉलिंग स्केल में हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करते हैं। फॉर्मूला क्या है, आ गया सर 0.208 अंडर रूट डेल्टा, वेयर डेल्टा इज
एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इंटू बी बी बॉन्ड, वेयर ई एनर्जीज हैं, ठीक है, वेयर ई इज एनर्जी किस में, इन किलो कैलोरी पर मोल। ई क्या है बच्चों, एनर्जी है किलो कैलोरी पर मोल में, बताओ। और पॉलिंग स्केल की अगर मैं आपको वैल्यूज़ बताऊं, ठीक है, अगर मैं पॉलिंग स्केल की वैल्यूज़ बताऊं तो फ्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और आगे को करना है, और आगे को कर लो, देखो और सही से लिख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। वैल्यू क्या है सर, वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या है। देखो इसकी वैल्यू हमने 4.0 रेफरेंस मान रखा है, फिर हम जो है वो कम करते हुए चलते हैं 0.5, तो इसकी कितनी है 3.5, इसकी कितनी है सर 3.0 है, ठीक, इसकी कितनी है 2.5 है, इसकी कितनी है 2.0 है, इसकी कितनी है 1.5 है, और इसकी कितनी है, इसकी है 1.0, ठीक है। तो ये रही आपके सेकंड पीरियड की क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि किस पे बेस्ड है, पॉलिंग स्केल पे। अब कौन बचता है सर, अब बचता है ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बेटा कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रोजन की आती है 2.1, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.1। और कौन बचता है सर, इधर देख लो नीचे वाले उसमें देख लो आप, ठीक है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, सल्फर, नेपाल, पाकिस्तान, कार्तिक, शिव, बैगन, आलू, बेटा, मांगे, और लिथियम, लीना, क्या आएगा, लीना आएगा, ठीक। बताओ सर यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे देखो आप क्या रहेगा, यहाँ पे क्या करना, आप ये लिख लेना 2.9, और अब 4 कम कर लो 2.5, फिर से 4 कम कर लो 2.1, अब 3 कम करना 1.8, 1.5, 1.2 और 0.9। ये मैंने आपको एक एस्टीमेट बता दिया कि वैल्यूज़ को आपको याद कैसे रखना है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है किसकी, पॉलिंग स्केल की। सर कैसे याद रखना है, बस सेकंड पीरियड में आप फ्लोरीन को एज अ रेफरेंस याद रख लो 4.0, देन 0.5 कम करते रहना, उसके बाद क्लोरीन को याद कर लो 2.9, पहले 2 स्टेप में 0.4 कम करेंगे, देन कम क्या करेंगे 0.3। तो इससे एक हमें रफ आइडिया लग जाएगा कि सर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं ना उनका क्या मतलब एक क्या वैल्यू है, एक रफली आइडिया तो लग जाएगा, ठीक है। चलो पॉलिंग स्केल समझ आ गया, कैसे इन्होंने मेज़र करी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट स्केल की बात कर रहे हैं, इसको नोट कर लेना आप। नेक्स्ट जो है आपका वो मुलिकन स्केल है, ठीक है। नेक्स्ट स्केल जो है वो क्या है, मुलिकन स्केल। देखो नेक्स्ट है सर मुलिकन स्केल। क्या होता है मुलिकन स्केल में सर, बताओगे थोड़ा सा। भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है ना मुलिकन स्केल में, वो क्या है, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल उस स्पीशी का डिवाइडेड बाय 2, वेयर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, फिजिक्स में आपने हल्का फुल्का शायद 12th में होता है कि जो है ना पोटेंशियल होता है वो चार्ज इनटू एनर्जी होता है। अगर किसी भी हमें बॉडी पे क्या लगाना है पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, वो जो चार्ज है ना Q, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो है Q इंटू ई, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है E इंटू आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो किस में होता है, R इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में होती हैं वैल्यूज़। आ रही है बात समझ में कि नहीं, बताओ सर। इनका आपस में कुछ रिलेशन है क्या, है ना, आपस में रिलेशन तो है इनका, किनका,
सर उन्हीं का, अरे भाई पॉलिंग का और मुलिकन का कोई आपस में रिलेशन है? था तो यार, बताऊं? देखो आप 2.8, ठीक है, जो मुलिकन स्केल में वैल्यू होती है वो 2.8 टाइम्स होती है ऑफ पॉलिंग स्केल। तो ये रिलेशन भी कभी कभार आपको 4 नंबर दिलवा सकता है अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो, ठीक है। वो मुलिकन स्केल क्लियर है कि नहीं है? देन लास्ट में आएगा एलरेड रोशो स्केल, ठीक है, इसको देख लेना आप। इसके बाद क्या है? एल्फ्रेड रोशो स्केल। क्या है सर ये एल्फ्रेड रोशो स्केल? भाई ये जो है ना, ये वही है, ये जो बेस्ड है, ये बेस्ड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। ये किस पे बेस्ड है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी बेटा इस चैप्टर की, है ना, जो बचा कुचा चार्ज बाहर तक पहुंचता है, ठीक है सर, ठीक है। क्या रिलेशन है इसमें? इसमें जो फॉर्मूला है ना एल्फ्रेड रोशो स्केल में, वो कितना है? 0.359 इंटू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डिवाइडेड बाय क्या? रेडियस का स्क्वायर। क्या है सर ये रेडियस? ये भाई आर जो है ना, आर है कोवेलेंट रेडियस, वेयर आर इक्वल टू कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। कोवेलेंट रेडियाई मेरे ख्याल से आर्मस्ट्रंग में है, ये किसमें है आपकी? आर्मस्ट्रंग में यूनिट होती है। सर कोई रिलेशन है क्या इसका? हाँ, इसका रिलेशन है मुलिकन स्केल के साथ। देखो 0.744 प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलरेड या एल्फ्रेड रोशो स्केल। बताओ, ध्यान रहेंगी बस, ये फॉर्मूला है तो बताना पड़ता है, लेकिन आज तक कभी क्वेश्चन तो इससे बना नहीं है। लेकिन बना नहीं है तो क्या सर हम पढ़ेंगे भी नहीं? हम तो पढ़ेंगे ना आगे आगे तो, ठीक है। अब पेपर यार कॉन्सेप्चुअल होता है, रटने वाली चीज़ें वो वैसे सिलेबस से हटा रहे हैं, तुम और पढ़ा दिया, ठीक है, नोट कर लिया। इसके बाद ये नीचे कर दिया सर। चल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ध्यान से समझ लेना यार, है ना, इसको ध्यान से समझ लेना आप। और पहला मतलब इसके लिए भी हम निमोनिक लेके आए हैं। क्या इसका निमोनिक क्या है? हॉर्स, ठीक है, इसका निमोनिक क्या है? हॉर्स है। चलो फिर ध्यान से देखना आप, क्या मतलब है यहाँ हॉर्स से? देखो हॉर्स से बच्चों मतलब है आर स्मॉल है। आर क्या है? स्मॉल। पहला ये जो एच है, एच स्टैंड्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। एच किस पे स्टैंड कर मतलब एच क्या बताता है? एच बताता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है सर हाइब्रिडाइजेशन? केमिकल बॉन्डिंग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बता दूं हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अगर है ना आपके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम जो है वो वन तो क्या 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp रहता है, 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है, और 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। सर इससे क्या पता लगेगा? जरा आप देखो, ये 100 से मतलब 100 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, s और p दो टर्म्स है ना, जब 100 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना आएगा? 50 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर की बात करूँ तो वो 50% एस करेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 50% एस करेक्टर है। वहीं sp2 में 33% एस करेक्टर है, और क्या? और 25% एस करेक्टर है किसमें? sp3 में। सर कोई एग्जांपल बताओ आप। पहले ये समझ लो, जो परसेंटेज एस करेक्टर है ना वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। सर हम कैसे मान लें? आपने कह दिया, हम मान लें इस बात को, समझा रहे हैं यार, एक कंक्लूजन तो ध्यान रखो आप। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ऐसा क्यों सर? देखो एस
करेक्टर का मतलब वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कितना पास है, सब शेल वो कितना न्यूक्लियस के पास है। सर जितना ज़्यादा पास होगा उस पर उतना ही तो न्यूक्लियर चार्ज आ रहा होगा, फिर दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी वो उसी न्यूक्लियर चार्ज की मदद से तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यही रीज़न है बच्चों, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से समझाओ आप। ये देखो एल्काइन है, ये देखो एल्कीन है, ये क्या है, एल्केन है। कंपेयर करो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर यहाँ पे ये जो है ना sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ H होगा तो 2 सिग्मा रहेंगे इसमें, ठीक है। और इसको देख लो आप, ये कैसा है, sp2 है। और इसको देख लो सर, यहाँ 3H रहेंगे, ये कैसा है, sp3 है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर किस में है, sp में, देन sp2 में, फिर sp3 में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है, एल्काइन वाला, फिर एल्कीन वाला और फिर एल्केन वाला। यार एल्केन 4 बॉन्ड बनाता है नहीं सिंगल, तो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। एल्काइन क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, उसमें 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। ओ क्या है सर यहाँ पे, व्हाट डज ओ स्टैंड्स फॉर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओ का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर किसी की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पे अगर किसी की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, अब वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं लेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है सर। देन अगेन व्हाट दिस एस स्टैंड्स फॉर, एस का मतलब यार यहाँ पे साइज है, एस का मतलब यहाँ पे क्या है, साइज, ठीक है। बोतल रखी है बाहर, डर लग रहा है गिर ना जाए। देखो एस का मतलब यह है, साइज है। अगर एटम का साइज छोटा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ई का क्या मतलब है सर, ई का मतलब है भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ई यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, ई स्टैंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप Z इफेक्टिव लिखते हो। सर ये किस तरीके से वेरी करेगा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो दूसरों के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, जो कि बढ़े हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के माध्यम से आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो क्या सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए, बताओ। हाँ सर, हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारे लोग पॉज करके एक बार नोट करेंगे और एक बार खुद को एक्सप्लेन करो, क्या ये सारे फैक्टर्स आप खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो अच्छी बात है, फिर समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं फिर से समझा देंगे। देख लो आराम से, पॉइंट्स में लिखना चाहो पॉइंट्स में लिख सकते हो आप। पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा साइज, चौथा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो तो निमोनिक के चक्कर में उसको एक जगह समझा दिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके पीरियड और ग्रुप में। यार बहुत सिंपल है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। रीज़न आपको पता है, साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ेगा, साइज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो आप,
नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन जो है वो हमें क्या बता रही है? एप्लीकेशन बता रहा है कि नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है, मतलब कंपाउंड आयनिक है ना, कोवेलेंट है, क्या है। तो उसके लिए एक रिलेशन है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सपोज करो, सपोज अ मॉलिक्यूल ए बी, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है? एक ए बी मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो आप ए बी मॉलिक्यूल में, इसमें कहानी ये है कि जो वो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? बी से, या पहले इक्वल वाला केस कर लें, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है? सेम। हालांकि हाइपोथेटिकल केस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मतलब बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थ्योरेटिकली ये बात ठीक है बट प्रैक्टिकली गलत है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बॉन्ड बने 100% वो क्या बन जाए? कोवेलेंट बन जाए। 100% कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, 100% आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ मिलावट जो है वो चलती रहेगी। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होगा और आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होगा, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है सर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आती है तो बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? आपका 100% कोवेलेंट हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज क्या, काई ए माइनस काई बी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है ना सिंबल है, ज़ीरो है, तो क्या होगा? बॉन्ड जो है वो 100% कोवेलेंट होगा, ठीक है। थ्योरेटिकली बात ट्रू है। वहीं पे सर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 2.1 आ रहा है, कितना? लेस देन 2.1, तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। तो क्या है आपका? कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। वो भी कितना ज़्यादा सर? दैट इज़ मोर देन 50%। आधे आधे का खेल है सर, 50-50 की पार्टनरशिप है, ठीक है। चलो आज ही जब आपको लेक्चर मिलेगा तो हम भी होप करते हैं पार्टनरशिप चल रही हो, है ना, इंडियन क्रिकेटर्स के बीच, क्योंकि आज मैच भी है, ठीक है। कुछ लोग हमारे मैच देख रहे होंगे। हम अपना काम है यार, मैच देखा क्या, खेला भी है अच्छे लेवल पे, लेकिन अब जो काम है वो करना ही है। देखो 2.1 से अगर ज़्यादा है तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, आप समझ भी पा रहे हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पार्शियल चार्ज नहीं है ना, अब कंप्लीट चार्ज लाने की कोशिश करेगा। तो आपको नेचर प्रिडिक्ट करना आ गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से। सर अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना और उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो आ गया तो वो क्या हो जाएंगे? परफेक्टली कोवेलेंट, जो कि पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, थ्योरेटिकल है। उसके बाद अगर डिफरेंस 2.1 से क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर डिफरेंस 2.1 से कम आ रहा है तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। 2.1 ही क्यों डिसाइड किया आपने? यहाँ वैल्यू लगा लेना, तुम जान जाओगे रहस्य इस बात का। इसको सॉल्व करा है इसलिए मैंने इक्वेशन यहाँ लिख रखी है, आपको ये कंक्लूजन ध्यान रखना है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रख लो बेटा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना किसकी? सेंट्रल एटम की, मतलब जिसका वो ऑक्साइड होगा या क्या होगा? हाइड्रो ऑक्साइड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिक स्ट्रेंथ के। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेंट्रल एटम की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मतलब ऑक्साइड की एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, और हाइड्रो ऑक्साइड्स की भी एसिडिक स्ट्रेंथ के। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है यार, पता ही है। प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या कर सकता है? कंपेयर कर सकता है। चलो सर ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं पता है तो साइज से कंपेयर कर लो, साइज के क्या होती है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखना, अच्छा नोट कर लो इसको। सिमिलरली आप ऑक्सो एसिड्स की भी बता सकते हो, चाहोगे तो क्वेश्चन करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखो NaOH है ना, हेलिना की रब से फरियाद, बताओ नीचे आते समय बेसिक करेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा?
तुम्हें तो दिख ही रहा होगा, बता दो। हम लिखेंगे लाइट आने के बाद। देखो चलो जी, आ गई ना। ऑल गुड मतलब ऑल सेट, गुड तो थे ही सर, सही दिख रहा है, ऑटो सब क्लियर है, कोई बात नहीं। ऐसी भाई साहब बंद भी हो जाएंगे तो भी हम अपना काम करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है बच्चों यहाँ पे देखो सर, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। होता क्या है, डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। हाइड्रो ऑक्साइड्स है ना ये, उल्टा भी पूछा जा सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवा सकते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो फिर बढ़ जाएगी। सिमिलरली आप ऑक्साइड्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी, अगर ये पता है तो हो जाएगा क्वेश्चन, नोट कर लेना पॉज करके। नेक्स्ट देखो आप, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स। होते क्या हैं सर ऑक्सी एसिड्स, बेटा ये वो एसिड्स होते हैं, एसिड्स इन विच जो हाइड्रोजन है, एसिड्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड वाया ऑक्सीजन एटम टू सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिड जिनमें कि हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के थ्रू सेंट्रल एटम से कनेक्टेड हो। सर कोई एक आध एग्जाम्पल दोगे, देखो आप, एक रहा HCl, एक रहा H2SO4, स्ट्रक्चर भी बना देते हैं इसका, ये लो, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी हमने सिखाया नहीं आपको, अगले चैप्टर में सिखाएंगे। ये लो सर, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना वाया ऑक्सीजन सल्फर से लगा है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली लगा है सेंट्रल एटम से, तो ये ऑक्सो एसिड कहलाएगा और ये ऑक्सो एसिड्स नहीं कहलाएंगे। इट इज़ नॉट एन ऑक्सो एसिड। तो कौन ऑक्सो एसिड है कौन नहीं, समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है सर, समझ तो रहे हैं। तरीका वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जो आपने ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स में देखा था वही फंडा यहाँ पे लगेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक जो केस है ना वो ये वाला है जिसको आपको ध्यान रखना है, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। आप लोग जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x मान के, इतनी तो आपको यार आती होगी, नहीं तो मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन की +1 मानना, ऑक्सीजन की -2, फॉस्फोरस की x और निकाल लेना आप यहाँ से। जब आप कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3 × +1, फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4, 1 की -2 = 0। ठीक है, तो 3 + x -8 = 0। यहाँ कितना आ रहा है, ये x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +5, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +5। तो फॉस्फोरस यहाँ +5 में, इसी तरह यहाँ +3 में, इसी तरह यहाँ +1 में। आपको लगेगा सर आपने तो कहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो ये वाला हो जाएगा। एक्सपेक्टेड तो यही कहोगे आप, है ना, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये आएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ध्यान से रीज़न सुनना इसका। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है, H3PO4 का, H3PO4 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। H निकलता क्यों है,
ये वाला H इसलिए निकलता है क्योंकि ऑक्सीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस डिमांड कर रहा होता है, तो ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से डिमांड करता है। H जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, वहाँ से निकल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे H3PO2 की, तो उसमें 2 OH ग्रुप हैं और एक क्या है, H ग्रुप है। अब फॉस्फोरस डिमांड करता है 2 ऑक्सीजन से, और अगर मैं उसका बना दूं किसका, H3PO4 का, मतलब H3PO2 का, देखो यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एक ही OH ग्रुप है बेटा, देख लो। अब जो फॉस्फोरस है वो इलेक्ट्रॉन किससे डिमांड कर रहा है, एक ही ऑक्सीजन से। तो फॉस्फोरस की डिमांड पूरी कब होगी, एक बार फॉस्फोरस को 3 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, एक बार फॉस्फोरस को 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, और एक बार फॉस्फोरस को, है ना, एक बार फॉस्फोरस को 1 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पुल करना है। तो उसकी एबिलिटी ज़्यादा कहाँ होगी, जब एक बार ही 1 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पुल करना होगा। रिलेटिवली फिर वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा डिमांड करेगा, और इस H का रिमूवल क्या हो जाएगा, ईजी। और यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है ना, वो ये होता है। तो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का से आंसर गलत आ सकता है, क्योंकि एक्चुअल में तो यार वही है ना, H+ का रिमूवल, वो तो हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन करेंगे, बट इसका आप ध्यान रखना, ये आपको P ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता होगा, मतलब पढ़ाया जाएगा पूरा 50। अब चलो, देन इसके बाद आता है डायगोनल रिलेशनशिप। होता क्या है सर, जो एलिमेंट डायगोनली, जैसे ये रहे आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, कार्बन, ये रहा आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो लिथियम जो है कुछ रिजेम्बलेंस शो करेगा मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम जो है कुछ रिजेम्बलेंस शो करेगा एल्यूमिनियम के साथ। मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो उनके डायगोनली थर्ड पीरियड का एलिमेंट रखा रहता है, उसके साथ क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को रिजेंबल करते हैं। रीज़न क्या है सर, रीज़न क्या है, रीज़न है बेटा सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। रीजन क्या है, आयनिक पोटेंशियल सेम होता है, जो कि होता है चार्ज अपॉन साइज का रेशो। बताओ रीजन समझ आ रहा है डायगोनल रिलेशनशिप का। वन सिंगल वर्ड में पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर आयनिक पोटेंशियल, जो कि रेशो होता है चार्ज अपॉन साइज का। बहुत बढ़िया जी, शाबाश, आ जाओ। और अब होने जा रहा है पीरियोडिसिटी का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। एनामलस का क्या मतलब है सर, एनामलस का अजीब व गरीब, ठीक है। तो है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप, हर ग्रुप का जो क्या है सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट है, shows some different properties, किन से सर, किन से, then rest of the members of same group। किन से सर, अरे अपने ग्रुप के मेंबर से यार, और किससे कंपेयर करवाओगे। रीज़न क्या है सर, इसका रीज़न क्या है, ऐसा होता क्यों है। इट इज़ ड्यू टू, अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा होता क्यों है, तो इसका पहला रीज़न है बच्चों, इसका जो पहला रीज़न है ना ऐसा होने का, वो क्या है, वो है आपका, कलर को सही जगह चुन लिया जाए, ठीक है। वो क्या है सर, वो है इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। पता है ना आपको, डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। बट सबसे पहला जो एलिमेंट होगा ग्रुप का, मतलब सेकंड पीरियड वाला, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी। उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो भी उनकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वहीं पे इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल हो तो बेचारे क्या करें, अपनी कोवैलेंसी को
एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके। एक्साइटेशन थ्योरी पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तो डी ऑर्बिटल नहीं होती है, मतलब यार सेकंड पीरियड का कन्फिग्रेशन क्या आएगा, 2s2p। क्या 2d एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, n की वैल्यू 2 और यहाँ पे l की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। अगर किसी ऑर्बिटल को सर एग्जिस्ट करना है तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए, जो कि ऐसा हो नहीं पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इनका क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। भाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं, डबल ट्रिपल, साइज छोटा है ना, साइड एटम को पास बुला के ओवरलैप करवा लेते हैं। एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद themselves as well as with other elements। बताओ इस बात में कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी है तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रीड कर लेना, ठीक है। आपके स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी NMLS क्यों होती है। रीज़न है उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। और इसी के साथ जो है वो मेरा काम इस चैप्टर में ख़त्म। अब आपका शुरू है, मेरे ख्याल में क्वेश्चंस होंगे, थका है ना धड़ल्ले से। चलो शुरू कर दो अब बिना रुके बेटा, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है सर, पढ़ लिया, पढ़े लिखे हैं हम, बहुत बढ़िया। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन को कैपिटल कर लेना, फ्लोरीन को क्या कर लेना, कैपिटल कर लेना, ठीक है। ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। यार ऐसा तो नहीं होता है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन इज, ये स्टेटमेंट गलत है। और देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, सही है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन पीरियोडिक टेबल, नहीं, यहाँ पे जो होना है ना ये गलत है भाई, ये कहानी गलत है, करेक्शन नहीं हो पाया इसमें। चलो यहाँ क्या गलती है, यहाँ पे गलती ये है ना कि यहाँ पे आना चाहिए था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन, ये इतना ब्लैक कर, डिपेंड्स अपॉन किस पे, जिस एटम के साथ उसने बॉन्ड बना रखा है, डिपेंड्स अपॉन एटम बॉन्डेड टू इट, ये है सही ऑप्शन, डिपेंड्स अपॉन एटम बॉन्डेड टू इट। क्या ऐसा होता है? नहीं, पॉलिंग स्केल में तो ऐसा नहीं होता है सर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला पढ़ो, Al2O3 एंड NO आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भाई याद कर लो आज तुम इस बात को कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, इस बात को गांठ बांध लेना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के कैसे होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो आपका NO है N2O है, और साथ ही साथ क्या है CO, ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल। ये कैसे हैं बच्चों? न्यूट्रल ऑक्साइड है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे, जनाबे आली है ना ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए, इनके जो ऑक्साइड होंगे बच्चों वो कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। वहाँ पे बताना भूल गया था जहाँ पे हमने ऑक्साइड्स पढ़े थे, तो ये बात आपको काम आएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पता कैसे लगता है सर? पता ऐसे लगता है यार, कोई भी मेटल का ऑक्साइड लो, पानी में ऐड कर दो, एल्कली सॉल्यूशन दे देगा। कोई भी मेटल का ऑक्साइड नॉन मेटल का लो, पानी में ऐड कर दो, एसिडिक सॉल्यूशन देगा H2SO4। तो इसमें NO न्यूट्रल है, ठीक है, केवल L, तो ये गलत है। तो ये मतलब आगे भी होगा इसमें, तो इसका जो आंसर हो जाता, इसका आंसर हो जाता A, C और D। इस तरीके से और भी ऑप्शन होते, वो हम लिखे नहीं है ना, ऑप्शंस, ये ऑप्शंस नहीं थे, ये क्वेश्चन का ही पार्ट था। ऑप्शन में होता A और B गलत हैं क्या, A और C गलत हैं क्या, लेकिन नहीं सर, A, C, D तीनों गलत हैं, बताओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर गिवन एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स के लिए करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता है सर, फिर भी आप ऐसी बातें करते हो। हेलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ठीक है सर, ब्रोमीन। उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद ये इसी फैमिली का होगा सर, और कौन होगा? देन नेपाल, पाकिस्तान, तो फिर फॉस्फोरस और फिर कार्बन। ठीक है, तो उल्टा लगा हुआ है ये तो। कार्बन और फॉस्फोरस में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? यार फॉस्फोरस की होगी, है ना, ग्रुप 15 में है ये। और देखो आप, ब्रोमीन की तो सबसे ज़्यादा होनी है, ब्रोमीन की क्या होनी है? सबसे ज़्यादा। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, बचता है आपका बी और सी। अब देखो फॉस्फोरस की ज़्यादा कि कार्बन की ज़्यादा? मैं तो फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी, है ना, फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी। क्यों होगी सर फॉस्फोरस की ज़्यादा? भाई नाइट्रोजन वाली फैमिली का है यार। और मैंने आपको पॉलिंग स्केल में बताया भी तो था, क्या बताया था? फ्लोरीन 4.0, ठीक है, क्लोरीन 2.9, ऑक्सीजन 3.5, सल्फर कितना आ जाएगा? 2.5। उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा? नाइट्रोजन, ठीक है, 3.0। इसकी यहाँ कौन आता है? पाकिस्तान, यानी कि 2.1। तो देख लो आप, फॉस्फोरस कार्बन की चेक कर लो 2.5, ठीक है। तो ज़्यादा तो ऐसे किसकी है यार? कार्बन की ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? कार्बन की, ठीक है, और फिर फॉस्फोरस की। तो जो आना चाहिए वो ये बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो आप, ग्रुप 13 एलिमेंट रिएक्ट विद O2 इन एमोरफस फॉर्म टू फॉर्म ऑक्साइड। आपको बताना है मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। यार एक बात मैंने बता दी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ के हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो देख लो अब आप, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? बोरॉन की। सबसे कम किसकी? मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक ये और सबसे कम एसिडिक ये। तो जो सबसे कम एसिडिक उसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। तो फिर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। टेलेरियम का ऑक्साइड क्या होगा? सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। भाई बता दिया, इसलिए मैं तेज़ी में करा रहा हूँ। वैसे सब होमवर्क में देने चाहिए थे मेरे को, लेकिन फिर होमवर्क डिस्कस कब कराऊंगा, है ना, अगला चैप्टर शुरू करना है। डिफरेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैक्सिमम कहाँ होगा? अभी देखा था नियॉन और क्लोरीन में, पिछला ही क्वेश्चन है। देखते जरा कंसंट्रेशन तुम्हारा कितना है। उसके बाद देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड ऑफ H2E हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट गिवन बिलो फॉलोज ऑर्डर, ठीक है। क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं ये? तो आपको पता है H2O, H2S, H2SE और क्या है? H2TE। बात किसकी कर रहे हैं? वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो यहाँ जो बॉन्ड बना है वो 1s और 2p में बना है, यहाँ 1s और 3p में बना है, यहाँ 1s और 4p में बना है। जैसे जैसे, है ना, ऑर्बिटल्स के साइज का डिफरेंस बढ़ते रहता है, वैसे वैसे क्या होता है? बॉन्ड वीक होते रहता है। तो डाउन द ग्रुप आने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? कम होती रहेगी, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। पूछा क्या है कि फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा A की, देन B की, फिर C की और D की। ये ऑर्डर रहेगा बच्चों, जैसा भी ऑप्शन होगा देख लेना आप। डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। इनर्ट गैसेस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, अभी अभी शायद समझा भी चुके हैं इस क्वेश्चन में आपको, कि कम होती है किसकी? हीलियम में कम मेहनत करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो आप, फिर सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी? भाई सेकंड पीरियड, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, है ना। तो फिर कौन आ जाएगा? नियॉन। फिर कम होती रहेगी डाउन द ग्रुप, ठीक है। फिर क्या होती रहेगी? कम। तो नियॉन की सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसकी? हीलियम की। फिर कम होती रहेगी नीना और
करीना, एक्सरे, रंगीन, इनका लगभग आसपास ही रहता है। ठीक है, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो क्या ऑर्डर आएगा। नियॉन की सबसे ज़्यादा, ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। उसके बाद सबसे कम हीलियम, ठीक है। आर्गन कौन आना चाहिए, आर्गन दिया नहीं है। देन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कहाँ दिया है, इस जगह, तो ए इज़ द राइट आंसर। अभी मैंने वैल्यूज़ के साथ आपको एक्सप्लेन की थी ये बात, सेम चीज़ आ रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर सेम और आइडेंटिकल। डाउन द ग्रुप आते हैं रुबिडियम सीजियम की, है ना। और कौन है आपका, आर्गन, और इसका तो नहीं हो सकता। ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ आर नियरली आइडेंटिकल, तो रुबिडियम और सीजियम ही है बेटा। सोडियम पोटेशियम में अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा। फिर कल बाहर आई आंटी, इसमें कह सकते हो आप आर्गन और पोटेशियम में नहीं जी, ठीक है। तो ए और डी वाला सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। बेसिक, अभी बताया था बेसिक मेटल के होते हैं, न्यूट्रल, NO, N2O CO, नहीं ये गलत, सेकंड वाला है ना। NO2 एसिडिक होगा, एसिडिक Mn मेटल है यार। एम्फोटेरिक बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो बेसिक किसके होते हैं, मेटल के। ठीक है, पोटेशियम, टिन भी क्या है, मेटल, इंडियम भी क्या है, मेटल ही है। तो आपको कौन सा होना चाहिए इसमें, देखो गए में गैलियम होता है ना, जर्मेनियम थोड़ी होता है। तो हमारे हिसाब से तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो आप इसको चेक कर लेते हैं एक बार, आप लोग अपनी राय दीजिए। कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। जो अभी दोबारा एग्ज़ाम हुए थे ना मणिपुर में, उसमें पूछा गया है। एम्फोटेरिक है, N कर रखा है। ठीक, तो यहाँ पे देख लो क्या ऑर्डर आएगा। तेरी माँ का देखो इधर, बेसिक ऑक्साइड में इंडियम क्या है, बैगन, आलू, गाजर इन थाली। वहीं नेक्स्ट देखो हेलिना की, है ना, तो क्या है, पोटेशियम, ये भी आपका मेटल ही है। ठीक है, कार्तिक, शिव, गणेश सर। नेक्स्ट देख लो आप क्वेश्चन इसमें। ठीक है, एसिडिक है क्या, Mn, ये भी इसमें एसिडिक है, Mn मेटल है। ठीक है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आप, द करेक्ट सिक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। न्यूट्रल सबसे पहले देखो, न्यूट्रल कहाँ पे है, NO, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है, NO है। ठीक है, और कहीं, चलो ये D, A और C सही हो सकते हैं, B को एलिमिनेट कर दो आप, B को अभी क्या कर दो, एलिमिनेट। उसके बाद एसिडिक, एसिडिक किसके होते हैं, नॉन मेटल के। एसिडिक किसके होते हैं, नॉन मेटल के, तो CO2, NO तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, Zn एम्फोटेरिक। फिर आती है बात बेसिक, तो मेटल के, है ना। उसके बाद एम्फोटेरिक, जनाबे आली। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये भी नीट में आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कम हो जाएगा। नहीं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, देखो कौन से ग्रुप के हैं ये, नेपाल वाले हैं क्या, ये देखो तो ज़रा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार यही वाले तो हैं। उस स्टाइल से टीपो, बैगन, आलू। ठीक है सर, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, देखो आप, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, बिस्मथ की होगी, है ना। तो हमसे पूछा क्या है, मोस्ट बेसिक, पूछ क्या रखा है, मोस्ट बेसिक पूछा है। तो बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और देखो आप,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा होती है सर, ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है, क्लोरीन इसमें ज़्यादा होती है। अब देखो हेलोजेंस की तो ज़्यादा ही होगी ना यार चाल्कोजेन से, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो आप, एसिडिटी ऑफ डाईप्रोटिक एसिड्स, जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे H+ रिलीज होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? सेलेनियम, ठीक है, उससे टीपो टेलोरियम हो जाएगा, सेलेनियम, ये सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। या डाउन द ग्रुप आओगे आप, ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर आप आओगे, ऑक्सो एसिड नहीं है ना ये ऑक्सो एसिड नहीं है, तो जो ऑक्सो एसिड नहीं है उसके लिए आप कैसे डिसाइड करोगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम तो H+ ज़्यादा रिलीज होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, देखो सारी प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे कलेक्शन है, देख लो एक बार। आयनिक साइज एनाइन का ज़्यादा होता है सर, कैटाइन पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते रहेगा वैसे वैसे साइज जो है वो कम होते रहेगा। डज नॉट एग्री कह रहे हैं, ये पहला तो एग्री कर रहा है। उसके बाद देखो मेटेलिक रेडियस, ठीक है, कहाँ के हैं? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ते रहता है, सही है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये गलत है, देखो पकड़ में आया कि नहीं? सर क्लोरीन की ज़्यादा होती है ना, किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की, तो ये गलत, मतलब इनकरेक्ट मैच है। और देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसकी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, ये तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम की होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? बेरिलियम की, बताओ, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, ये क्या हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, कौन एम्फोटेरिक है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक में बताया था जनाबे आली ने बेकार, है ना, तो बी जो है वो कैसा है? एम्फोटेरिक है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है हर ग्रुप का अपना पहला एलिमेंट। ये देखो आप, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, सही बात है। एज द साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, ठीक है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, दोनों बात सही है यार, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कह मत देना गलत है। और देखो, कौन सा जो सीक्वेंस है वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी है। पहले एक बात सुन लो आप, कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka की वैल्यू के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa की वैल्यू के। तो देखो आप, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होता है तो इसका pKa सबसे कम होना चाहिए था, तो ये जो है मतलब मैच तो नहीं कर रहा है। और चेक कर लेते हैं, इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, ठीक है, इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप, हाँ बॉन्ड लुइस एसिड है नहीं, H की टेंडेंसी, ठीक है, ये सही है सर। अगला देखो, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या? खुद जब रिड्यूस होंगे तब ऑक्सीडाइज करेंगे। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ये +2 में ज़्यादा स्टेबल रहता है, और यहाँ ये है किसमें? +4 में, तो +2 में जाना चाहेगा, ये भी सही है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी सही है। तो ये वाला इनकरेक्ट मैच है बेटा, क्यों? क्योंकि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना तो pKa वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ठीक है। चलो, और देखो आप, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, NO कैसा है? NO न्यूट्रल है सर, NO कैसा है? न्यूट्रल। NO2 N2O भी कैसा है? न्यूट्रल। फॉस्फोरस का एसिडिक होगा सर, सल्फर का एसिडिक होगा, ये न्यूट्रल है। नाइट्रोजन का एसिडिक होगा,
ठीक है। बोरॉन की बात करें अगर, कितने एसिडिक हो गए, 1 और 2, तो 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 3 हो गए। देखो नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और किसका, सल्फर का। बात बची बोरॉन की, तो बताओ आप बोरॉन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, बताओ। बोरॉन का क्या होगा, ऑक्साइड। बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक होगा कि बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, मतलब ये वो है ना आपके जिगजैग लाइन वाले एलिमेंट्स हैं। ऐसे कह लेते हैं कि उधर नॉन मेटल होते हैं पी ब्लॉक में, तो ये भी कैसा है, एसिडिक। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4th वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर ऑक्साइड्स, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें कितने हैं, देखो क्लोरीन एसिडिक है, क्लोरीन का ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। NO कैसा है, न्यूट्रल। N2O कैसा है, न्यूट्रल। Na कैसा है आपका, Na कैसा है बच्चों, बेसिक है। बचा कौन, आर्सेनिक। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है ना। तो ये किस में आते हैं, नॉन मेटल में। जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए, है ना। तो बात करते हैं हम आर्सेनिक के ऑक्साइड की आपसे, देख लें इसका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होता है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होता है। देखो आर्सेनिक का है, आर्सेनिक का देखो उसमें आ रहा था क्या ट्रिक में आपके, अगर आर्सेनिक को मेटल कंसीडर करते हो, है तो नहीं है सर, नॉन मेटल है ना। जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग आज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा, उस निमोनिक में आ रहा है। नेक्स्ट देखो आप, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन की ज़्यादा फ्लोरीन से एक ही जगह दे रखी है, ठीक है, और यहाँ भी दे रखी है, लेकिन चालकोजन से ज़्यादा थोड़ी हो जाए, कम थोड़ी रहेगी इनकी भी। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट नेचर है बेटा, ये बोरिक एसिड है, ये एसिडिक है, ये कैसा है, एम्फोटेरिक। तो इसमें जो है वो डिफरेंट नेचर है। बाकी ऊपर वाले दोनों बेसिक, नीचे वाले दोनों एसिडिक, और ये डी वाले भी दोनों क्या हैं, बेसिक हैं। तो यहाँ पे जो BOH का होल थ्राइस है वो कैसा है, एसिडिक है, और जो AlOH का होल थ्राइस है वो कैसा है, बेसिक है, नहीं एम्फोटेरिक। कैसा है, एम्फोटेरिक है। तो इसलिए दोनों का नेचर अलग है। लिस्ट मैच करनी है आपको, बताओ क्या मैचिंग सही है इसमें। A का 2 आ रहा है सर, B का भी 2 आ रहा है, कोई बात नहीं, आ सकता है। कैल्शियम C का भी 2 आ रहा है, बेसिक ही तो है ये सब, ठीक है। जनाबे आली ने बेकार नहीं, B का क्या, एम्फोटेरिक, B को 3 कर लेना। एल्यूमिनियम ये भी क्या है, एम्फोटेरिक है, E का कितना आ जाएगा, 3, और D क्या है, एसिडिक है, तो 1 आ जाएगा। A का 2, B का 3 इस जगह, बाकी से चेक कर लो, D का 1, E का 3 सही है बेटा। कब आया था ये क्वेश्चन, ईयर ही मेंशन नहीं कर रहा। देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देख लो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने कहा था ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है, सल्फर की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये वाला बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, लिख के भी दिखाया था एज इट इज़ ऑर्डर। इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड्स जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, द प्रॉपर्टी दैट शोज एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, बट जो है ना एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होती है। तो डी इज़ द करेक्ट। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करने पे।
3 elements X, Y, Z in the third period of the periodic table. The oxide X, Y, Z respectively are basic, amphoteric and acidic. Correct order of atomic numbers. थर्ड पीरियड में है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में लगाना है. देख लेना भाई, इधर वाले जो होंगे ना मेटल वो बेसिक होंगे, तो सबसे कम किसका हो जाएगा? बेसिक, यानी कि Z का. Z का एटॉमिक नंबर सबसे कम A में दे रखा है, ठीक है. एसिडिक होंगे नॉन मेटल. एसिड किसको बोला गया है ना? बेसिक X वाले को बोला गया. X का एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा. किसका कम होगा? X का सबसे कम होगा, ये वाला. और एसिडिक किसको बोला गया है? Z को, तो Z का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा. द प्रोसेस दैट इज़ नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर. एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H जहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है. तो बताओ कहाँ पे है डेल्टा H? नेगेटिव. यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है. हाइड्रोजन Na इलेक्ट्रॉन निकालने का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी पॉजिटिव है. बच्चा D. नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है. विद विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स F एंड क्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज़ होगी? देखो ज़्यादा एनर्जी किस में रिलीज़ होगी? फ्लोरीन और क्लोरीन में. तो सर क्लोरीन में होगी, ये दोनों हटा दो. उसके बाद सल्फ़र और सेलेनियम में, सल्फ़र में होगी, ये हटा दो. बी इज़ द राइट आंसर. बी जो है आपका राइट आंसर है. द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली आर. एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कौन कौन है? क्या एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम का, ये वाला सही, ये हटा दो. बेसिक कौन हो सकता है? कैल्शियम का और लिथियम का, ये दोनों हटा दो. उसके बाद एसिडिक किसका है? क्लोरीन और N2 है ना. जनाबे आली ने आज सब इनकारी इंदौर गए. द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक, ये आ गया सर. बी इज़ द राइट आंसर. तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ और वो ऑक्साइड की नेचर ज़रूर ध्यान रखना. इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल आर. पहली जो डिक्रीज़ होती है एटॉमिक रेडियस नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ, और इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं जी, नहीं होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हाँ. सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है. एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. और देखो आप, when the first electron gain enthalpy of oxygen is negative, then its second electron gain enthalpy is a positive value. पहले भी कर चुके हैं सर, इसको रिपीट क्यों हो रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा है. देखो, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग इज, NAT में आया होगा. देखो आप कितने एम्फोटेरिक हैं इसमें? बेकार गाया है ना, ये बी का जनाबे अली ने बेकार गायब आज सब है ना. स्ट्रोंशियम, तो कितने बच रहे हैं इसमें? 2 हैं. 2 कंपाउंड्स क्या हैं? एम्फोटेरिक है. बेरियम तो है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, तो ये बेसिक है. स्कूटर ये भी क्या है? बेसिक है. लो जी, क्या हो गया? अध्याय हो गया समाप्त, है ना. कोई बात नहीं है, थोड़ा लेंदी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है. तो जाते जाते एक बात आपसे कहते देते हैं कि भाई थैंक यू वेरी मच, है ना. आप लोगों ने पेशेंस के साथ लेक्चर अटेंड किया, ठीक है. ऐसे ही मुस्कुराते रहो जैसे ये मुस्कुरा रहा है. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के साथ. पीरियोडिसिटी हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया विद ईच एंड एवरी टॉपिक एंड P/Q, ठीक है. मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो. थैंक यू वेरी मच.